स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नया टॉपिक है नाभिक। नाभिक में देखिए कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जिसमें आपका रेडियो एक्टिविटी हट गया है। उसके अलावा नाभिक और उसकी प्रॉपर्टीज, नाभिक के प्रकार और उसके बाद नाभिकीय संलयन और विखंडन, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो शुरुआत हम करते हैं। जानते हैं आप कि रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग द्वारा नाभिक की खोज हुई थी और उसी के द्वारा नाभिक के आकार का भी लगभग पता लगा था। आप जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में वृत्तीय गति करते रहते हैं, ऐसा बोर मॉडल ने कहा। ठीक है। अब नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन नाभिक के अंदर रहने वाले कण कहा जाता है नाभिकीय कण, जिन्हें एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, ये शब्द कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर जो भी पाया जाएगा उसको न्यूक्लियॉन कहा जाएगा। जैसे प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन कहा जाएगा, न्यूक्लियस से ही न्यूक्लियॉन बना है। न्यूक्लियस में रहने वाला न्यूक्लियॉन कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियॉन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कुछ बेसिक न्यूक्लियॉन है जिनको आपको पढ़ना है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होती है। यानी कि जब आप नाभिक से किसी कक्षा को नापेंगे तो उसका ऑर्डर कितना आएगा? 10⁻⁻10 मीटर या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का आएगा। ठीक है, लेकिन नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻14 से 10⁻15 मीटर तक होती है। और 10⁻15 मीटर जो होता है उसको एक फेम्टोमीटर या एक फर्मी कहते हैं। 1 FM एक फेम्टोमीटर या फर्मी कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन क्या है? नाभिक के अंदर जो भी कण पाए जाएंगे उनको न्यूक्लियॉन कहेंगे। प्रोटॉन भी एक तरह का न्यूक्लियॉन है, न्यूट्रॉन भी एक तरह का न्यूक्लियॉन है। आइए जरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है आप जानते हैं 1.6726 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसी को लगभग एक AMU कहा जाता है। AMU की परिभाषा हम आगे देखेंगे। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट होता है, धनात्मक चार्ज होता है, पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। अब ये भी देखना है कि इसको किस संकेत से आप दिखाएंगे। प्रोटॉन को दिखाने के लिए आप 1p1 का इस्तेमाल करते हैं या 1h1 का इस्तेमाल करते हैं। 1 यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है और एक नीचे, ठीक है, इन दोनों को किस लिए लिखा जा रहा है, क्या इसका अर्थ है, ये भी हम समझेंगे। पर इसको प्रोटॉन से p और 1 ये है। एक जो है वो एक AMU बता रहा है, इसमें एक प्रोटॉन की उपस्थिति है वो बता रहा है। एक AMU नहीं, एक प्रोटॉन उपस्थित है, एक आवेश उपस्थित है वो ही बता रहा है। और ऊपर जो है वो इसका द्रव्यमान बता रहा है। उसी प्रकार से न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान लगभग एक AMU होता है। इसका मान जब आप किलोग्राम में देखेंगे तो ये प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है, 1.6749 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन पे आवेश कोई नहीं होता है, इसलिए नीचे की ओर न्यूट्रॉन पर यहाँ 0 लिखा रहेगा और ऊपर की ओर न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो एक AMU है तो 1 लिखा हुआ है और न्यूट्रॉन के लिए N इसका चिन्ह है। देखिए यहाँ पर हम तत्व का जो संकेत है वो समझेंगे कि किस तरीके से इसको लिखा जा रहा है। हालांकि इसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, पर फिर भी यहाँ पर हम समझेंगे। ये तत्व का नाम है, X जो है वो तत्व का नाम है, ठीक है। Z जो है वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है, यानी कि तत्व में कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं या नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं। और
ए जो है उसकी द्रव्यमान संख्या है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर नाभिक में कुल कितने न्यूक्लियॉन उपस्थित हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर नाभिक में कुल कितने कण उपस्थित हैं, यानी नाभिक में कुल कितने न्यूक्लियॉन उपस्थित हैं। तो आप इसको जानते हैं, पर फिर भी हम इसकी एक बार परिभाषा देखते हैं। देखें, जैसे सबसे पहले हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये न्यूक्लियॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, इनका द्रव्यमान नापने के लिए एक इकाई है। क्योंकि किलोग्राम एक बहुत बड़ी इकाई है और न्यूक्लियॉन्स की जो द्रव्यमान होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम AMU का यूज करते हैं। एक AMU की जो परिभाषा दी जाती है वो दी जाती है कि कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा और उसमें न्यूक्लियॉनों की संख्या कितना होगी, उसका जो भाग देंगे तो एक AMU की परिभाषा आएगी। ठीक है, एक AMU बराबर कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन कार्बन 12 में न्यूक्लियॉनों की संख्या। अब देखिए, कार्बन 12 ये जो परमाणु है, कार्बन 12 परमाणु, इसमें क्या होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होंगे और 12 न्यूक्लियॉन होंगे। ठीक है, तो 12 न्यूक्लियॉन उसी की संख्या बताता है, कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या। यहाँ देखिए, ए क्या है? कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या, और Z क्या है? Z जो है आपकी प्रोटॉनों की संख्या। तो कार्बन 12 किस तरह होता है? 6C12। इसमें 12 न्यूक्लियॉन होंगे, यानी 6 प्रोटॉन होंगे, और 12 माइनस 6 यानी 6 क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसमें कुल 12 इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर कक्षा में गति कर रहे हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान के साथ जोड़ा नहीं जाता है। जोड़ा जाएगा जहां भी जरूरत होगी, पर आमतौर पे ऐसा नहीं किया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.3 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम होता है। 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान -27 किलोग्राम के ऑर्डर का होता है। यानी कि इनके द्रव्यमानों में जो अंतर है वो 10 टू पावर 4 गुना से ज्यादा का है, लगभग 10 टू पावर 4 गुना, यानी कि कितना? 10,000 गुना का अंतर। अब 10,000 किलो चावल के बोरी में से 1 किलो चावल आप हटा दें तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जब 6-7 प्रोटॉन, 2-4-5 न्यूट्रॉन आपके पास उपस्थित हैं, तो आप उसमें 10 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जोड़कर भी कुछ नहीं करेंगे, इसलिए उसके द्रव्यमान को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये जो 12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है, ये हम प्रयोगों द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। 1 मोल का द्रव्यमान निकाल लेंगे और 1 मोल कितने ग्राम का होता है उससे भाग दे देंगे, तो कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें न्यूक्लियॉनों की संख्या कितनी है? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, टोटल कितने न्यूक्लियॉन? 12 न्यूक्लियन हो गए। तो 12 से उसको भाग दे दिया, इसको भाग देते हैं तो ये जो संख्या आती है 1.660539 इंटू 10 टू पावर -27, इसको एक AMU कहते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। जिस तरह से आप एक मोल की परिभाषा देते हैं 6.02 इंटू 10 टू पावर 24, अगर आपके पास कण है तो उनको आप 1 मोल कण कहेंगे। उसी तरीके से आप कहेंगे कि अगर 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम आपके पास उपस्थित है तो आप उसको कहेंगे कि ये एक AMU है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं, ये दी हुई है 1.67 और ये भी 1.67, ऑर्डर 10 टू पावर -27 का है, इसलिए हमने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक AMU होता है। ठीक है, तो देखिए 1.67,
226 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन का द्रव्यमान है और 1 AMU 1.66 होता है। तो हमने कहा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 AMU होता है। उसी तरह से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग 1 AMU होता है। तो AMU आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप AMU की जगह 1.67 ही याद रखेंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या होती है, एटॉमिक नंबर Z। आप जानते हैं नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसे ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए कभी कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी परमाणु क्रमांक को कहते हैं, लेकिन परमाणु उदासीन होना चाहिए। परमाणु पर जब आवेश आ जाएगा इसका मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, ठीक है, उस समय हम ऐसा नहीं कह सकते। अब द्रव्यमान संख्या की हम परिभाषा बताते हैं। द्रव्यमान संख्या A, ये परमाणु भार नहीं होता है, ये परमाणु द्रव्यमान नहीं होता, ये द्रव्यमान संख्या है, एक नंबर है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, ये किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या के बराबर। तो परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान। परमाणु भार असल में इसको भार कहते हैं पर होता है द्रव्यमान, इसको परमाणु भार कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, नाभिक का द्रव्यमान आप ले लीजिए और बाहर जितने इलेक्ट्रॉन है उनका द्रव्यमान ले लीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपको पूरे परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए आप इसे हटा सकते हैं। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ नाभिक का द्रव्यमान। तो परमाणु भार जो होता है वो लगभग नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब नाभिक में क्या क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान आप जोड़ दें तो आपको परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या धन प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान चूंकि समान है तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 5 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है तो आप कहेंगे टोटल 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्यों कहेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग समान है। तो आप इसको कह सकते हैं कि 5 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन की संख्या जोड़ें या 11 प्रोटॉन का द्रव्यमान लें, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो हमने क्या कहा कि न्यूक्लियनों की संख्या यानी कुल कितने न्यूक्लियन हैं और एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान, इससे गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। अब न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या के बराबर, इसलिए उसको लिख दिया A। और एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना होता है, चाहे आप प्रोटॉन की बात करें या न्यूट्रॉन की बात करें, इसका द्रव्यमान लगभग 1 AMU होता है। तो एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान 1 AMU हो गया। तो आपका टोटल कितना परमाणु द्रव्यमान आया, A AMU। ठीक है, इसी तरीके से आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए आपको आ गया 12C6 कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान बताइए, तो ये कितना होगा, ये होगा 12 AMU। 12 AMU किलोग्राम जिस तरह होता है उसी तरह से AMU भी एक मात्रक है। इसी तरीके से आपसे बोलेंगे कि नाइट्रोजन 14 का परमाणु द्रव्यमान बताइए, तो 14 AMU। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आता है, ये एक संख्या है और ये द्रव्यमान है, दोनों होता बराबर है, इसीलिए कई जगह पर द्रव्यमान संख्या की जगह इसको परमाणु भार कह दिया जाता है। ए को क्या कह दिया जाता है, परमाणु भार कहा दिया जाता है, इसको परमाणु क्रमांक, इसको परमाणु भार। पर असल में ए पर द्रव्यमान संख्या है और इसमें AMU में इसको दिखाएंगे तो ये परमाणु भार की तरह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि नाभिक का आकार कैसा होगा, नाभिक का साइज किस तरह होता है और नाभिक के घनत्व को किस तरह से दिया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से देखिएगा कि नाभिक का आकार लगभग गोलाकार होता है। नाभिक के आकार के विषय में यह माना जाता है कि छोटी छोटी गेंदों को एक साथ आप मिला दें तो वो जिस तरह का शेप लेंगे उसी तरह का नाभिक होता है। नाभिक के साइज के बारे में
रदरफोर्ड ने ही ये निष्कर्ष निकाला था कि नाभिक के साइज को किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो प्रयोगों द्वारा रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक का जो आयतन होगा वो किस पे निर्भर करेगा, उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या पर। अभी हमने आपको बोला कि नाभिक को आप इस तरह से मान सकते हैं कि नाभिक छोटे छोटे गेंदों से मिलकर बना है। तो आप मान लीजिए हीलियम का नाभिक लेते हैं, तो हीलियम में दो प्रोटॉन होंगे, दो न्यूट्रॉन होंगे। तो आप इस तरह से माने 1-2 प्रोटॉन, 1-2 न्यूट्रॉन। अब इसको लगभग आप गोलाकार देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से नाभिक होता है, बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो इसका साइज कैसे बढ़ेगा? इसका साइज निर्भर करता है कि इसमें कितने न्यूक्लियॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। यानी कि नाभिक का आयतन किस पर निर्भर करता है? कितने न्यूक्लियॉन नाभिक में उपस्थित है। यही प्रयोग द्वारा रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक का आयतन किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियॉनों की संख्या पर। नाभिक का आयतन ज्यादा होगा अगर न्यूक्लियॉनों की संख्या ज्यादा होगी, नाभिक का आयतन कम होगा अगर न्यूक्लियॉनों की संख्या कम होगी। यानी नाभिक का आयतन V प्रोपोर्शनल होगा A के, न्यूक्लियॉनों की संख्या यानी द्रव्यमान संख्या A के प्रोपोर्शनल होगा। आप जानते हैं वॉल्यूम किसी स्फीयर का गोले का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये प्रोपोर्शनल होगा A के, या ये भी एक कांस्टेंट है, 4/3 पाई एक कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं सीधे सीधे आर क्यूब यानी त्रिज्या का क्यूब जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा A के। ठीक है, आप जब इस क्यूब को हटाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा 1/3, यानी R प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3 आप लिख सकते हैं। और जब प्रोपोर्शनैलिटी चिन्ह हटाएंगे तो यहां आ जाएगा R इज इक्वल्स टू R0 A टू द पावर 1/3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहां पर R0 की जो वैल्यू है ये 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आई है प्रयोगों द्वारा, जिसे 10⁻⁻15 मीटर को क्या कहेंगे? फेम्टोमीटर या फर्मी कहेंगे। तो R0 की वैल्यू 1.2 फर्मी होती है। तो अब R0 की वैल्यू यहां ले जाकर रख देंगे तो क्या आ जाएगा? R इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू A टू द पावर 1/3 फर्मी। तो इस आधार पे मान लीजिए आप कार्बन 6 का आप त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं तो कितना आएगा? R इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू A टू द पावर 1/2 यानी 12 टू द पावर 1/3 फर्मी। ये कार्बन 6 की त्रिज्या हो गई। ठीक है, R क्या है? नाभिक की त्रिज्या, A द्रव्यमान संख्या, R0 अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, अब नाभिक के घनत्व के विषय में जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो घनत्व को आप क्या लिखेंगे? रो से अगर दिखाएं तो द्रव्यमान m, आयतन v। अब नाभिक का द्रव्यमान कितना है? नाभिक का द्रव्यमान आपने निकाला है, परमाणु द्रव्यमान A AMU होता है। तो नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा A इंटू 1 AMU होगा ना, A AMU यानी कि A इंटू 1 AMU। और आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की जगह आप क्या रखेंगे? R0 A टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे R0 A टू द पावर 1/3 का होल क्यूब हो गया। अब देखिए ये 3 हमने ऊपर ले लिया है, तो 3A इंटू 1 AMU अपॉन 4 पाई R0 टू द पावर 1/3। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो R0 पे क्यूब आ जाएगा और A टू द पावर 1/3 पे क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ A आएगा, नीचे भी A है ऊपर भी A है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, आ जाएगा 3 इंटू 1 AMU अपॉन 4 पाई R0 क्यूब। इस टर्म को जरा गौर से देखिए, इसमें कहीं पर भी कोई वेरिएबल नहीं है, कोई भी चर नहीं है। 3 कांस्टेंट है, 1 AMU की वैल्यू कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, R0 का क्यूब है, R0 एक कांस्टेंट है। तो ये पूरा एक कांस्टेंट है, यानी कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो न तो परमाणु क्रमांक के साथ बदलता है, न तो द्रव्यमान संख्या के साथ बदलता है, किसी के साथ बदलता नहीं। नाभिक का घनत्व तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसी को हमने कैलकुलेट किया है। 3 और 1 AMU के मान 1.6605 ऐसे करके है, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 4 पाई का मान 3.14 और R0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब इंटू मीटर क्यूब। R0 की वैल्यू मीटर में होती है, 10⁻⁻15 मीटर।
तो इसको होल क्यूब करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ को सॉल्व करने के बाद आपकी जो डेंसिटी आएगी वो आएगी लगभग 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो एक आंकड़ा है, इसको समझेंगे कैसे? 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को आप कैसे समझेंगे? घनत्व तो जिसका कम होता है उसमें जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, परमाणु दूर दूर होते हैं। जिसका घनत्व तो ज्यादा होता है उसके परमाणु आपस में नजदीक नजदीक होते हैं। वो चीज लगभग उतनी ही स्ट्रांग होती है, उतनी ही टाइट होती है, उतनी ही मजबूत होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक, जैसे हम आपसे कहेंगे पानी का घनत्व तो अधिक होता है कि लोहे का, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे लोहे का घनत्व तो ज्यादा होता है, ठीक है। लोहे का घनत्व तो ज्यादा होता है कि स्टील का ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली स्टील का ज्यादा होता होगा, ठीक। तो हम जरा घनत्व का जो चर्चा करते हैं कि कितना कितना ज्यादा घनत्व किसका होता है, तो जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। धरती यानी कि मिट्टी जो है उसका औसत घनत्व, धरती का जो है सबसे ऊपर वाला टुकड़ा वो कम घनत्व का होता है, उसके नीचे चट्टानें होती हैं, रेत होती हैं, उसके नीचे पानी होता है, पपड़ी होती है, और नीचे जाएंगे तो मेंटल होता है, और नीचे जाएंगे तो कोर होता है जिसमें गर्म लावा बहता रहता है। हाँ, तो उसमें ढेर सारे पदार्थ होते हैं, लोहा निकिल सब उसमें बह रहा है। तो उन सारे घनत्वों का जब औसत लेंगे तो भी आपको 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिलेगा। स्टील का घनत्व तो 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है मैक्सिमम। सूर्य के कोर का घनत्व यानी कि सूर्य के सबसे अंदर का भाग जो होता है उसका घनत्व 1,53,000 यानी कितना हो जाएगा 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 10⁻17 की, यानी स्टील वगैरह तो इसके सामने क्या है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। स्टील से 10⁻15 गुना ज्यादा, 10⁻14 गुना ज्यादा, इतना ज्यादा घनत्व का कोई सामान है। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये घनत्व कितना होता है, ठीक है। तो नाभिक बहुत डेंसली होता है, क्लोज्ड होता है, इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। और जानने वाली बात क्या है कि नाभिक का घनत्व इतना ज्यादा होता है, ठीक, जिसकी तुलना हम यहाँ पे आसपास मिलने वाले किसी पदार्थ से नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि नाभिक का जो घनत्व है वो न तो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर कर रहा है, न तो परमाणु क्रमांक पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नाभिक के घनत्व की चर्चा कर ली। अब एक है प्रश्न कि लोहे के नाभिक का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो लोहे के नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, U से दिया है, U यानी AMU ही है, ठीक है, AMU। और उसका जो परमाणु द्रव्यमान संख्या दिया है वो दिया है 56। तो आप जानते हैं घनत्व ρ = द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम। तो द्रव्यमान तो इसका दिया है 55 × 0.85 × 1 AMU दिया हुआ है। और इसका वॉल्यूम आप निकालेंगे 4/3 पाई r³ यानी r0 a⁴ का होल क्यूब। इसको एक्सटेंड करेंगे तो आएगा r0³ × a की जगह क्या रख देंगे 56। सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 2.2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नाभिक के बारे में चर्चा, न्यूक्लियॉन के विषय में चर्चा कर ली। और उसके बाद से हमने कुछ परिभाषाएं देखी, जैसे AMU की परिभाषा देखी, Z देखा, A देखा, और परमाणु भार देखा कि क्या होता है। फिर हमने नाभिक का आकार देखा, नाभिक का साइज देखा, और नाभिक का घनत्व देखा। बाकी सारी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।